हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था एचसीवी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, है ना। अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है देखते हैं, आपको देख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा कि एप्सिलॉन नॉट को किसी एक हम उसके रिलेवेंट फॉर्मूला में फाइंड कर ले, है ना। और उसके बाद उस फॉर्मूले के यूज से एप्सिलॉन नॉट का हम डायमेंशन निकाल लें। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से जो रिलेवेंट फॉर्मूला हमारे पास है वो है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट सिस्टम में पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट फाइंड करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या मिल जाता है अपने को, 1/4 पाई को एक तरफ छोड़ते हैं ना, कांस्टेंट है, और एफ को इधर ले आएंगे तो मिलेगा अपने को Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखने वाली बात इसमें ये है कि 1/4 पाई तो क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो जो डायमेंशन जो डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का होगा वही डायमेंशन इस वाली क्वांटिटी का होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो बस अपने को क्या करना है, ये वाली क्वांटिटी का डायमेंशन मिल गया तो ये वाला डायमेंशन भी मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो बस कुछ नहीं करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो लिखते हैं Q1 Q2 का डायमेंशन। तो Q का एक फॉर्मूला होता है ना, I इंटू टी, वेयर I इज करंट, T इज टाइम। तो अपन I का जो डायमेंशन होता है वो A से डिनोट करते हैं और टाइम का T से। ठीक है, और ऊपर में Q इंटू Q है तो डायमेंशन क्या बनेगा, Q का स्क्वायर का। तो ऊपर में लिख लेंगे A T स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। फोर्स है ना F, F का डायमेंशन क्या होता है M/L/T-2 स्टैंडर्ड रिजल्ट इनटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, सेपरेशन है ना। ठीक है, तो लेंथ है बेसिकली, तो L की पावर 2। बस इसको सॉल्व करेंगे, मिल गया अपने को एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। क्या मिलता है, A का पावर 2। ओके, M नीचे में, M1 है नीचे में तो ऊपर जाके क्या बनेगा M-1। L में देखो, L में नीचे यहाँ 1 और L की पावर यहाँ 2 तो ऊपर जाके क्या बनेगा L की पावर -3। A हो गया, M हो गया, L हो गया, क्या बचता है T। T की पावर ऊपर क्या है 2 और T की पावर नीचे क्या है -2। ये -2 ऊपर जाके क्या बनेगा +2, तो T की पावर क्या आ गया 4। ये हो गया अपने पास फाइनल रिजल्ट। ठीक है क्या, तो ये हो गया अपने पास डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बार देख लीजिए, आसान था। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया है, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या मिलता है अपने को कि दो चार्जेस की बात कर रहे हैं ना। एक चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2 और दोनों का मैग्नीट्यूड अपने को क्या दिया है 1 कूलम, देखिए विजिबल होगा। और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया अपने को लेट्स से 2 किलोमीटर और पूछ रहा है हमसे कि इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो पहले एक बार जरा एक डायग्राम से देखते हैं। उसने बोला कि एक कॉलेज बिल्डिंग ले लो, उसके ऊपर रखा है चार्ज Q1 और यहाँ पे लेट्स से आपका घर का बिल्डिंग है और यहाँ पे चार्ज रखा है Q2। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बोल रहा है 2 किलोमीटर ले लो। ठीक है क्या, अब यहाँ से अपने पास Q1 Q2 और R है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू K Q Q2 बाई R स्क्वायर। कि अपने को पता है ना, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 पता और R पता, तो F ही मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। देखते हैं, तो F क्या हो जाएगा, K 9 × 10⁹ Q1 Q2 1 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R क्या है
SI में, किलोमीटर को क्या आएगा मीटर में, 2 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर। सब कुछ SI में है तो फोर्स किस में आएगा, न्यूटन। इसको सॉल्व करो, क्या मिलता है अपने को, नीचे 2 का स्क्वायर होगा 4, 9/4 इंटू 10⁻, ऊपर 9 और 10 की पावर नीचे 6, तो क्या बचता है 10⁻³ इसको दिस इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। ठीक है क्या, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है अपने को, तो एक और पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इज दिस फोर्स ऑफ योर वेट। तो लेट्स से कि आपका मास जो है ना कुछ m ले लेते हैं, ठीक है, और वो जो रेशियो बोल रहा है ना उसको r बोल देते हैं। तो ये जो फोर्स है ये आपके वेट का कितना टाइम्स होगा, तो इस फोर्स को आपके वेट से डिवाइड कर देंगे। लेट्स से अगर आपका मास m है तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी, 2.25 इंटू 10⁻³ अपॉन m इंटू जी, और जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं 10, तो ये होगी वैल्यू। अब मास तो परसेंट टू परसेंट वेरी करता है ना, किसी का 50 होगा, किसी का 60 kg होगा, वैल्यू पुट करेंगे अपने को रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जस्ट सिंपल कूलम्स लॉ को यूज करके क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच will place so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को कि एट व्हाट सेपरेशन है ना, अपने से r पूछ रहा है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगेन Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू क्या है 1 कूलम है ना, और अपने से पूछ रहा है उनके बीच का सेपरेशन सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स टू वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन। तो मास दिया आपने को 50, तो m इंटू जी क्या हो जाएगा 500 न्यूटन्स। बस सारी चीजें दे दी। अब F इक्वल्स टू क्या होता है K की वैल्यू पता अपने को 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सारी चीजें हैं, बस वैल्यू पुट करेंगे कूलम्स लॉ में तो अपने को मिल जाएगा। तो F की वैल्यू कितनी है 500 है ना न्यूटन ऐसा ही में। K की वैल्यू भी ऐसे ही पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10⁹ K Q1 Q2 1 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बहुत सिंपल है, सॉल्व करेंगे r की वैल्यू मिलती, तो r स्क्वायर आ गया कितना 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 500। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये मिलेगा अपने को, इधर कर देते हैं, क्या मिलता है r इक्वल्स टू रूट ओवर 90/5 इज 18 इंटू 10⁻6 आ रहा ना, देख लो भाई। ठीक है, अब इसका रूट ओवर और सारी चीजें ऐसा ही थी, तो यूनिट क्या आएगा r का मीटर्स, तो r इक्वल्स टू क्या आ गया रूट ओवर 18 इंटू 10⁻³ मीटर्स। बस रूट ओवर 18 की वैल्यू कहाँ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग होगी है ना, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जाएगी 4.3 के पास में, 4.3 इंटू 10⁻³ मीटर्स हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो क्या करा हमने इसमें, कुछ नहीं, सिंपल कूलम्स लॉ, अपने को Q1 Q2 दिया था, R पूछ रहा था और F दिया था। ठीक है, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो अपने को एक ही अननोन ही था इक्वेशन में कूलम्स लॉ में, बस क्या R की वैल्यू हमने सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर ली। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 3। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। तो फोर्थ में क्या दिया है, two equal charges are placed at a separation of 1 meter. What should be the magnitude of the charges so that the force between them equals the weight of a 50 kg person? तो इस बार अपने को क्या दिया ना कि दोनों चार्जेस इक्वल हैं बट दोनों चार्जेस की वैल्यू नहीं दी है, उनके बीच का सेपरेशन दिया है। ठीक है, तो अपने पास ये इंफॉर्मेशन है कि Q1 इक्वल्स टू Q2 है, उसकी वैल्यू नहीं दी है, उस वैल्यू को लेट्स से कह लेते हैं Q है ना, कुछ कह देते हैं लेट्स से दैट्स वैल्यू इज Q। उनके बीच का सेपरेशन अपने को दिया है 1 मीटर, ये सारी चीजें गिवन है। और अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में कि उनके बीच का जो फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन। 50 kg का पर्सन का वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी, दैट इज 50 इंटू 10 दैट इज 500 न्यूटन। जी की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर सारी चीजें मिल गई अपने को, तो यहाँ पे करेंगे क्या, फिर से कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही ना, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर।
क्यू की वैल्यू अपने को कुछ ने हमने क्यू मान ली है, एक ही अननोन हुआ है ना, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या थे इक्वल, आर पता एफ पता, तो बस वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्या मिलता है अपने को 500 इक्वल्स टू के की वैल्यू अगेन 9 इंटू 10⁹9, ऐसा ही में क्यू इन क्यू टू, तो क्यू क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से अपने को मिलता है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ये आएगा नीचे 500 अपॉन 9 इंटू 10⁹9, ठीक है क्या। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलता है वैल्यू, देखते हैं इधर। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलता है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 50/9, ठीक है, और ये क्या जाएगा 10⁻⁻, कहा जाएगा -9 + 1 -8, ठीक है। अब ये आ रहा है क्यू स्क्वायर, यूनिट आ रही है किसी कूलम स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्यू क्या मिलता है √50/9 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। और अगेन √50/9 की वैल्यू कहाँ जाएगी, तो ये वैल्यू जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2.3 के आसपास है ना, 9×5 जो 45, तो 5 इसकी वैल्यू आएगी, √5 इज समथिंग अराउंड 2 से थोड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो ये बड़ी वैल्यू जाती है 2.3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, फिर से Q1 Q2 की दोनों की वैल्यू क्या बोले थे, सेम है, उसको कुछ Q मान लिया, R की वैल्यू क्या थी, गिवन थी 1 मीटर, F भी गिवन था 500 न्यूटन था ना, 50 kg के पर्सन के वेट के बराबर। तो कूलम्स लॉ में हमने वैल्यूज पुट करी, वहां से सिंपल मैथमेटिक्स करके Q की वैल्यू आ जाती है 2.3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 4। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, है ना, और 1 फर्मी की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, ये दिया है क्वेश्चन में, है ना। द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, ये एक फैक्ट है, जस्ट दिया है अपने को। तो हमें क्या करना है, फोर्स बिटवीन निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दो प्रोटॉन्स, ये हमें फाइंड करना है। ओके, और फिर क्या चाहिए, वो दो प्रोटॉन्स हैं तो दोनों चार्जेस हैं, है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने को लगाना है, ये तो क्लियर है बात की, के Q1 Q2 अपन R² यूज करना है। के की वैल्यू अपने को पता है, Q क्या होता है, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन क्या होता है, तो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होता है, इलेक्ट्रॉन के बेस जो चार्ज होता है उसी के बराबर मैग्नीट्यूड होता है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अपने पास दोनों प्रोटॉन ही है ना, दोनों प्रोटॉन्स के बीच का फोर्स निकालना है, और सेपरेशन उनके बीच का जो दिया है दैट इज फर्मी, 1 फर्मी दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, यही गिवन है क्वेश्चन में, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, यही गिवन है। अब बस अपने को क्या करना है, फिर से कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, F इक्वल्स टू के की जगह में 9 इंटू 10⁻⁹9 Q1 Q2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हो गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि Q इंटू Q करा और दोनों चार्ज क्या है, सेम है, तो Q इंटू Q क्या होगा Q स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ठीक है। सारी चीजें ऐसे में पुट करी हैं तो फोर्स किसमें मिलता है, न्यूटन। एक स्टेप इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलता है यहाँ पे, इसको ऐसे ही छोड़ते हुए 9 इंटू 10⁻9 को नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज करेंगे, 1.6 का स्क्वायर कहा जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻⁻38 अपॉन 10⁻⁻15 का स्क्वायर 10⁻⁻30। सारी चीजें एसआई में है, फोर्स कहाँ गया, न्यूटन में, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आगे कहाँ जा रही है वैल्यू, 10⁻⁻30 ऊपर गया प्लस 30, ये आ गया 10⁻⁸8, 10⁻⁸8 इंटू 10⁻9 इज 10, ठीक है। तो ये बन जाता है अपने को F इक्वल्स टू 9 इंटू 2.56 इंटू
10 इतना न्यूटन, 2.56 इंटू 10 इज 25.6 एंड ये फाइनल वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 25.6 न्यूटन्स। और ये वैल्यू कहाँ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, दिस वैल्यू गोज अराउंड 230 न्यूटन। ठीक है, इसी के आसपास वैल्यू जाएगी। तो ये आ गया अपने को इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या दिया है, टू चार्जेस 2.0 इंटू 10 की पावर -6, तो Q1 है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और Q2 कितना दिया है 1.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, और आगे क्या दिया है कि सेपरेशन बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, तो आर भी अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को दिया है दो चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस है ना। एक को बोला हमने Q1, दूसरे को बोला यहाँ पे रख देते हैं Q2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देते हैं। और हमसे बोल रहा है कि कहाँ पे एक थर्ड चार्ज है ना, थर्ड चार्ज दिया नहीं अपने को, मान लेते हैं कुछ स्मॉल q, उसकी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे कि उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे पहले पॉसिबिलिटी बनती है। अपने पास तीन रीजन है ना, एक रीजन ये लेफ्ट का, एक ये मिडिल का, और एक ये राइट का, किधर भी हो सकता है ना वो पॉइंट। तो अगर मान लीजिए इधर पे पॉइंट लेते हैं है ना, यहाँ पे स्मॉल क्यू रखेंगे, और स्मॉल क्यू को भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं ना, नेगेटिव रखने पे भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ये आप देख लेंगे बाद में। तो अगर स्मॉल क्यू यहाँ पे रख रहे हैं तो Q1 के कारण फोर्स किधर लगेगा, लेफ्टवर्ड्स। Q2 के कारण भी फोर्स किधर लगेगा, लेफ्टवर्ड्स। नेट फोर्स 0 होने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं ना, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो कैंसिल आउट कैसे होगा। ठीक है, तो ये रीजन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे नहीं हो सकता है। सिमिलरली राइटवर्ड रीजन में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के कारण फोर्स किधर आएगा, सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा ना, नेट फोर्स 0 कैसे होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है अपने को, ये मिडिल रीजन में। तो मिडिल रीजन में मान लिया हमने कि कैपिटल जो ये जो Q1 चार्ज है, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से P, और P पॉइंट पे हमने चार्ज रख दिया स्मॉल q, और Q1 के कारण इधर फोर्स किधर आएगा, राइटवर्ड्स, Q2 के कारण किधर आएगा, लेफ्टवर्ड्स। हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी है ना, एक के कारण राइट, एक के कारण लेफ्ट, तो दोनों का नेट फोर्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे होगा ये अभी हम देखेंगे। तो हमें ये बात तो पता ही है ना कि स्मॉल क्यू पे Q1 और Q2 के कारण फोर्स किधर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो जस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल करते हैं, तो हो गया K, और इन दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2, मतलब Q1 इंटू स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब सिमिलरली इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, K स्मॉल q Q2 अपॉन ये सेपरेशन टोटल कितना था 0.1 है ना, 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 0.1 मीटर। तो पूरा अगर 0.1 है, ये x है, तो ये इतना कितना हो गया 0.1 माइनस x। ठीक है ना, सब कुछ ऐसा ही पुट कर रहे हैं, बाद में जरूरत होगी तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। k और स्मॉल q दोनों साइड से कैंसिल हो गया, बचता है Q1 अपॉन Q2, और ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इधर आएगा ना, तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या मिलती है अपने को, देखो 10 की पावर -6 तो कैंसिल हो गया, क्या बचता है 2 अपॉन 1 दैट इज 2। तो Q1 अपॉन Q2 की जगह मैं अभी पुट कर दे रहा हूँ 2। ठीक है, और ये उधर जाके बनेगा x अपॉन 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है क्या, बस इसको एक स्टेप और इधर सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा √2 इक्वल्स टू x अपॉन 0.1 माइनस एक्स। ठीक है क्या, थोड़ा सा आगे इधर कंटिन्यू करते हैं इस कैलकुलेशन को। तो क्या मिलता है, ये मल्टीप्लाई होगा उधर 0.1 इंटू √2 और माइनस √2 इंटू एक्स। तो एक्स वाले टर्म्स एक तरफ करेंगे तो क्या मिलता है √2 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू √2 इंटू 0.1, यही हो रहा है। ठीक है, ओके अब आगे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है ना अपने को, तो ये वैल्यू मिल रही है अपने को मीटर में, ठीक है, चाहिए सेंटीमीटर में। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में ले आएंगे, तो √2
इंटू 0.1 इंटू 100, ये 100 कहाँ से आया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन √2 + 1। बस ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करके सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कैसे आएगी वैल्यू, √2 की जगह क्या पुट करेंगे, 1.414, तो वैल्यू पुट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाती है, लगभग 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बड़ा वाला चार्ज है ना Q1, उससे 5.9 सेंटीमीटर पे अपने को पॉइंट मिलता है, जहां पे कि जो एक थर्ड चार्ज अगर प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, 0। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। इसमें क्या दिया, सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज -1.0 into 10 की पावर -6 कूलम। Allocate the position where a third charge will not experience a net force। ठीक है, ओके, तो अभी अपने पास क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में Q1 की वैल्यू क्या थी, एक था ना अपने पास यहाँ पे Q1, और Q1 की वैल्यू थी 2.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और इससे कुछ सेपरेशन पे हमारे पास था एक Q2, और Q2 पिछले क्वेश्चन में क्या था, Q2 पिछले क्वेश्चन में था 1.0, बट इस क्वेश्चन में क्या है, -1.0, बस इतना सा बदला है क्वेश्चन में, है ना। और इनके बीच का जो सेपरेशन था वो नहीं बदला, सेपरेशन अभी भी कितना है, R = 10 सेंटीमीटर, उसमें कुछ नहीं बदला। अभी बोल रहा है कि अब लोकेट करो, है ना, वही कौन सा पॉइंट लोकेट करो, जिस पॉइंट पे अगर हम एक नया चार्ज, थर्ड चार्ज प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। तो देखो अभी क्या हो रहा है इस बार, कि ये जो बीच वाले रीजन है, पहले इसमें देखते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम रखते हैं स्मॉल क्यू को, अभी भी इसको स्मॉल क्यू पॉजिटिव मान रहे हैं, तो Q1 के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव, और Q2 के कारण क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। दोनों सेम डायरेक्शन में आया, नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या, नहीं, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव और Q2 कैसा है, नेगेटिव, अट्रैक्ट करेगा, और Q1 स्मॉल क्यू क्या करेगा, रिपेल, नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला रीजन तो इस बार खत्म हो गया, ये बीच वाले रीजन में वो पॉइंट लाइन नहीं करेगा। एक और बात, इधर पे लेते हैं, इधर लेंगे तो Q1 के कारण किधर आया, लेफ्टवर्ड्स, है ना। ये स्मॉल क्यू क्या करेगा, रिपेल, Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट। यहाँ 0 हो सकता है क्या, डायरेक्शन से तो लग रहा है हो सकता है, बट ये बात सोच के देखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन R² होता है ना। अगर इस Q2 की जगह हमें स्मॉल क्यू पुट कर देना है, तो ये देखो कि एक तो Q1 से ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम है ना, और Q1 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो इसके कारण Q1 के कारण जो फोर्स स्मॉल क्यू पे आएगा वो Q2 वाले फोर्स से ज्यादा होगा। क्यों, एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा न्यूमरेटर में टर्म, और एक तो सेपरेशन भी कम, तो सेपरेशन कम होने के कारण फ्रैक्शन क्या हो गया, और बड़ी वैल्यू हो गई, तो Q2 के फोर्स से Q1 का फोर्स यहाँ पे काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट लाई कर ही नहीं सकता है, तो एकमात्र ऑप्शन अपने पास क्या बचता है, ये इधर में कहीं पे पॉइंट होगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि स्मॉल क्यू रखा है, Q2 से लेट्स से कुछ x डिस्टेंस पर रख देते हैं। ठीक है, ये बात तो अब हम अभी विदाउट एनी कैलकुलेशन अभी कमेंट कर सकते हैं कि वो जो पॉइंट है ना जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा स्मॉल क्यू पे, थर्ड चार्ज पे, वो Q2 के राइट में ही लाई करेगा। कैसे, अभी देखो Q2 के कारण इस पे फोर्स किधर हो गया, लेफ्टवर्ड्स, है ना, ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। बट ये देखो कि अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, तो Q2 से इस वाले पॉइंट का सेपरेशन भी तो कम है ना, के Q/x² टर्म आता ना, तो x कम हो तो फ्रैक्शन बड़ी वाली हो गई, और इसका क्या था, Q1 ज्यादा था, तो अगर इसका चार्ज ज्यादा है तो इससे सेपरेशन कम है, तो अब यहाँ पे लग रहा है कि नेट फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, तो अपने ये विदाउट एनी कैलकुलेशन, अभी तक हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करा और हमने कमेंट कर दिया कि जो पॉइंट होगा वो Q2 के राइट में ही लाई करेगा। ठीक है, अब देखते हैं वो वैल्यू कितनी है। तो अपने को फिर से समझ में आ गया कि यहाँ पे दोनों Q1 और Q2 के कारण फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तो ऑपोजिट है, नेट फोर्स 0 हो ही रहा होगा, बस हमें क्या करना है, दोनों के कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड को 0 करना है। ठीक है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। Q1 के कारण स्मॉल क्यू पे और Q2 के कारण स्मॉल क्यू पे जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कारण फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, ओके, तो Q1 के कारण स्मॉल क्यू पे क्या लिखेंगे, के Q1 स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, ये तो ऑलरेडी 0.1 पता है ना,
पिछले क्वेश्चन में दिया था और वही डेटा इसमें भी लेना है। तो पूरा क्या हो गया 0.1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के Q2 इंटू स्मॉल q का अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा k और स्मॉल q फिर से कैंसिल आउट हो गया, ये Q2 नीचे आएगा, Q1 अपॉन Q2 का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, फिर से 2 आ जाएगा। ये किसने के बराबर आ गया 0.1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अभी स्क्वायर इधर आके बनेगा रूट, तो ये आ जाता है √2 माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.1। अगेन यहाँ से x की वैल्यू किसमें आ रही है, मीटर में, सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 0.1 अपॉन √2 माइनस 1 इंटू 100, और वैल्यू किसमें आएगी, सेंटीमीटर में। थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये ऊपर में वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई है ना, तो x इक्वल्स टू आ गया 10 इंटू फैक्टराइज भी कर देते ना, सॉरी रेशनलाइज, तो √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू √2 प्लस 1, और नीचे में क्या होगा √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो नीचे में आ गया 1 और ये इतना सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके वैल्यू बताओ क्या आती है, तो √2 की वैल्यू 1.4 प्लस 1 इज 2.4 इंटू 10 इज 24, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कहाँ आ जाती है 24 सेंटीमीटर। अगेन अब ध्यान रखेंगे ये 24 सेंटीमीटर कहाँ से आ रही है वैल्यू, तो Q2 से आ रही है ना, x की वैल्यू हमने कहाँ से ली थी Q2 से, तो अगर आंसर में बेसिकली बुक में Q1 से डिस्टेंस दिया है ना, तो Q1 से डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, लेट्स से उस डिस्टेंस को हम कुछ r डैश बोल देते हैं, देन दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट 0.1 प्लस x, है ना, 0.1 मीटर में था, तो मैं सेंटीमीटर में बात करें तो 10 प्लस x सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 प्लस 10 इज 34 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं ना, डेसिमल में और आगे तक जाओ तो और भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये हो गया अपने पास आंसर, क्लियर है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर apart, what is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि चार्ज के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है ना, तो हम बोल देते हैं कि दोनों चार्जेस यहाँ पे एक को हमने बोल दिया Q1 और दूसरे को हमने बोल दिया Q2, उनके बीच का जो सेपरेशन है ना ये दिया है हमें 1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि मिनिमम फोर्स होना चाहिए, है ना। मिनिमम फोर्स का मतलब क्या, कि अगर चार्ज पे कमेंट नहीं कर रहा है मतलब हम चार्ज खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने सेपरेशन पे 1 सेंटीमीटर पे कोई से दो चार्ज रख दो और उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, तो हम मिनिमम चार्ज पुट कर देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर के गैप पे हमें एक यहाँ पे Q1 और एक Q2 रखना है, सेपरेशन फिक्स्ड है हमारे पास, ठीक है, ये तो R ही होना है, ठीक है। अब इस इस गिवन सेपरेशन के लिए अगर मिनिमम फोर्स चाहिए तो हम बोलेंगे कि Q1 और Q2 दोनों जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है ना वो रख दो, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा वो भी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उससे छोटा चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है ना, Q इक्वल्स टू एन ही होता है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, तो चार्ज क्या होता है मल्टीपल ऑफ ई में होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हम क्या बोलेंगे कि Q1 को भी E ले लो और Q2 को भी E ले लो, है ना, E का मैग्नीट्यूड कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब हो गया, तो अब जो फोर्स आएगा इससे छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉसिबल ही नहीं है फॉर दिस सेपरेशन। तो F क्या हो गया K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 मतलब E इंटू E दैट इज E स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, K Q Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस 2 और उसका स्क्वायर। फोर्स आएगा न्यूटन में क्योंकि सारी चीजें किस में रही है SI में,
बस कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मिल जाएगा। करो कैलकुलेशन, क्या मिलता है। तो एक तो ये है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको एक स्टेप और कैरी कर लेते हैं। 1.6 का स्क्वायर हो गया 2.56, और इंटू 10 की पावर -38, और ये अपॉन में 10 की पावर -4 न्यूटन्स। और इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाता है आंसर। क्या ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 2.304, है ना। 2.304 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन्स। ठीक है, इसको जस्ट सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको वैल्यू पुट करो, सॉल्व करने पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या दिया है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बात कर रहा है वाटर का, 100 ग्राम वाटर की बात हो रही है, और हमसे पूछ रहा है कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है ना। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना, 8, है ना, 8। तो उसमें प्रोटॉन 8 हुए, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 8। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक, और दो हाइड्रोजन में हो गए 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और हमसे बात कर रहा है 10 ग्राम्स की, है ना। तो 10 ग्राम्स में सबसे पहले फाइंड करना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने। एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है, मास अपन मोलर मास, है ना। क्वेश्चन में मास दिया आपने को कितना, 100 ग्राम्स, सॉरी, है ना, 100 ग्राम्स की बात कर रहा है। तो 100 ग्राम्स मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, मोलर मास H2O का कितना होगा, तो ऑक्सीजन है ना, तो हो गया 16, 16 और 2 18, तो यहां से हो गया 18। तो इतना आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ये वैल्यू कहाँ जाती है, 50/9 मिल गया अपने को नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब अपने यहां से हम बताते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए, है ना। तो उसको हम कैपिटल एन बोलते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, H2O इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो 100 ग्राम में कितना, तो 100 ग्राम में मिल गया अपने को नंबर ऑफ मोल्स इतना 50/9। तो 50/9 मोल्स, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता ना एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो ये हो गया आपको टोटल नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स, हाँ। ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, और एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन था, है ना, निकाला था हमने 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, तो दिस इनटू 10, ये मिल गया अपने को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसको सॉल्व करो, आंसर मिलता है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी अप्रोक्सीमेटली, देख लेते हैं। 3.35 इंटू 10 की पावर 25, ये हो जाता है अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं करा अपने को, मास दिया था, मास अपॉन मोलर मास करा, तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। और एक मोल में होते हैं इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स, तो 50/9 इंटू दिस एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ओके, और ये मिल गया अपने को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10, ये पहले कैलकुलेट करा था। तो इंटू 10 कर दिया, तो क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये सॉल्व करने पे ये वैल्यू मिल जाती है, ये आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, बोला कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कितना चार्ज हो गया, है ना। तो चार्ज के लिए हमारे पास एक है ना फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू एनी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अपने को इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, E। तो टोटल Q की वैल्यू क्या आ गई, N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25, और इंटू E की जगह वैल्यू पुट करो,
कितनी, E इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इतना कूलम आंसर आता है। अब फिर यहाँ पे कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करो, वैल्यू क्या मिलती है, लिखना पड़ेगा 5.35 इंटू 10 की पावर 6। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, दोबारा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी वैल्यू है, आप मल्टीप्लाई करके आंसर मैच कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, ये मिला था नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये मिल गया अपने को टोटल चार्ज ऑन दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स। क्या यूज करा यहाँ पे सेकंड पार्ट में, बस कुछ नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एनी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 9। अभी देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या दिया है, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स and all the nuclei are lumped together to form a positively charged particle. If these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between them. Compare it with your weight. तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी 100 ग्राम वाटर की, है ना, एक बार पीछे करके देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बात करी थी 100 ग्राम वाटर की, तो 100 ग्राम वाटर में टोटल चार्ज कितना आया था आंसर में, देखिए। तो उसने बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ रख दो, यही बात तो हमने निकाला था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर टोटल चार्ज क्या आएगा। तो चार्ज की वैल्यू आई थी इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, कितनी आई थी, 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। अच्छा, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रख दिए, तो सारे प्रोटॉन्स को भी एक जगह रखने पे तो उतना ही चार्ज आएगा, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई की जो वैल्यू आई थी, वही प्रोटॉन्स के लिए भी चार्ज की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई, और एन और ई दोनों पे क्या है, सेम साइन का डिफरेंस होता है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना ही रहा होगा, इतना। तो अगर मैं Q2 बोल दूं, है ना, या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज बोल दूं, तो वो कितना आया होगा, उसकी भी वैल्यू इतनी रहेगी, 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। ये मिल गया अपने को दोनों का चार्ज, है ना, निगेटिव और पॉजिटिव। और क्या बोला है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह करके यहाँ पे रख दिया, ये बन गया टोटल निगेटिव चार्ज, तो Q1 बोलते हैं। और इससे बोला कि थोड़ी सी दूर पे सारे पॉजिटिव चार्ज के सारे न्यूक्लियाई को एक जगह पे लंप कर दिया और बना दिया यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा, ऑब्वियसली होगा ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ही फोर्स होगा, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चार्जेस की वैल्यू पता है, चार्जेस के बीच का सेपरेशन भी पता है अपने को। आर क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, सेपरेशन, सेपरेशन दिया है 10 सेंटीमीटर, हो गया ना, सब कुछ ही मिल गया क्वेश्चन में। फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के पता, क्यू एन क्यू टू पता और आर पता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे, एफ इक्वल्स टू के की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू एन क्यू टू 5.35, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो क्यू एन क्यू टू करने पे क्या हो जाएगा, 5.35 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना है 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर। बस सारी चीजें ऐसा ही में है, तो आंसर किसमें आएगा, न्यूटन। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर मिलता है आपको कितना, तो आंसर मिलता है 2.57 इंटू 10 टू द पावर 25 न्यूटन। मैंने सॉल्व कर रखा है कैलकुलेशन, आप भी कर लो, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलता है इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक ही पॉइंट था अकल लगाने का, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह करा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, और हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, ई, टोटल चार्ज क्या हो गया, एनी। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही कर लिया था, 9th क्वेश्चन में। तो वहां से हमको मिल गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह रखेंगे तो नेट चार्ज क्या बना, ये बना। तो सारे प्रोटॉन्स को भी एक जगह रखेंगे तो उतना ही चार्ज बनेगा, तो Q2 भी मिल गया, आर दिया था, F इक्वल्स टू के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 1 to 10 एक्सरसाइज के। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।